हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस स्टडीज एंड दिस इज साकेत कुमार। और आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ये इस टॉपिक का पहले हम नाम जान लेते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। अच्छा, तो टॉपिक से हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी कंजर्वेटिव क्लास की बात हो रही है जो कि 1815 के बाद आया। ठीक है, अब इससे पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी कि कंजर्वेटिव क्या होते हैं। तो कंजर्वेटिव क्या होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में जाना होगा, 9th क्लास में जाना होगा आपको। और उसके फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर को आपको ध्यान से देखना होगा, तब आपको याद आएगा कि उसमें आपने कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस चैप्टर में बता दूंगा। बेसिकली कंजर्वेटिव वैसे लोग होते हैं जो कि अपने पुराने चीज़ों को अपने साथ लेकर चलते हैं। बोलता है ना कि ओल्ड इज गोल्ड टेस्टामेंट, मतलब कि एक सोच पकड़ लिए हैं कि हमको पुरानी चीज़ों को अपने साथ ही लेकर चलना है। और वो लोग ऐसा भी सोचते थे, पहले के जो कंजर्वेटिव रूल वाले थे 1815 से पहले के जो कंजर्वेटिव्स थे, वो तो ऐसा भी सोचते थे कि बस हमें अपने पुरानी चीज़ों को पकड़ कर रखना, आगे विकास नहीं करना। ठीक है, तो इस ग्रुप के लोग थे। अब हम 1850 अब टॉपिक में ये दिया हुआ है कि अ न्यू कंजर्वेटिव रूल इन 1850 आफ्टर 1815। अब आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और 1815 तो टाइम पीरियड है, मतलब उसके बाद का एक नया कंजर्वेटिव रूल आया, यानी कि कुछ तो बदलाव हुआ होगा। तो चलिए हमारे इस टॉपिक में उसी बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि नेपोलियन के हार जाने के बाद 1815 में नेपोलियन के हार जाने के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो जो है, अब देखिए पूरा यूरोप की यहाँ पे बात नहीं कर सकते क्योंकि पूरे यूरोप पे फ्रेंच रूल नहीं था, बट मैक्सिमम पार्ट पे, क्योंकि सबसे पहले रिवॉल्यूशन यूरोप में फ्रांस में आया, तो अब उसी से आगे बढ़ा था। तो इसलिए नेपोलियन ने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी जीती। इसलिए यूरोप के ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में, वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज पे नेपोलियन का कंट्रोल था। तो जिस एरिया में उसका कंट्रोल था वहाँ पर कंजर्वेटिव शासन है। ठीक है, अब कंजर्वेटिज्म तो पढ़ रहे हैं, पर कंजर्वेटिज्म होता क्या है? तो कंजर्वेटिज्म होता है एक तरह का आइडियोलॉजी। अब इस आइडियोलॉजी में क्या होता है, तो कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी में होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं, अब उनका कुछ सोच है किसी चीज़ के प्रति, उसी को आइडियोलॉजी कहेंगे। अब मान लीजिए अब उन्हीं लोग को एक स्पेशल ग्रुप में रखा गया, क्यों? क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक सोच है, तो इसलिए उनका नाम रख दिया कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म में होता क्या है, अब उन लोग का सोच किस तरह का रहता है जो उनको कंजर्वेटिज्म नाम दिया गया। तो कंजर्व मतलब तो आपको पता होगा, बचा कर चलना या फिर पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखना, कंजर्व करना, प्रिजर्व करना। तो उसी तरह से कंजर्वेटिव पीपल जो थे वो ना अपनी पुरानी चीज़ों को बचा कर प्रिजर्व करते हुए चलते थे, मतलब अपने साथ लेकर चलते थे। अब साथ लेकर चलते थे का ये मतलब नहीं हुआ कि जहाँ जाएंगे वहाँ पे उसे लेकर जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ अपने पुरानी चीज़ों को वैसे ही रखें, वैसे उसका मतलब ये नहीं हुआ। जैसे देखिए अब हमारे टेम्पल्स हैं, चर्चेज हैं, तो क्या हम उन्हें एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं? नहीं ना छोड़ते हैं, हम उन्हें प्रिजर्व करके चले आ रहे हैं हमारी भाषा को। लेकिन हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें बदलाव लाते हैं। तो ये लोग 1815 से पहले के जो थे वो क्या करते थे कि बस उसे बचाकर चल रहे हैं और उसी के अनुसार जी रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। पर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, नेपोलियन आया, और उसके हारने के बाद जो नया कंजर्वेटिव रूल आया उसमें लोगों ने ये सोचा, जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने सोचा कि नहीं,
ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी पुरानी संस्कृति को तो बचा कर चलना ही है, प्रिजर्व करते हुए चलना भी ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ नया भी लाना है, ताकि हम लोगों के दिल पर राज कर सकें, उनके ऊपर ऐसा सोच बना दें कि चलो हमारे लिए कुछ काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं किसी पुरानी चीज़ों को बचा कर चल रहा है। तो अब देखिए, लेकिन ये जो कंजर्वेटिव्स थे वो भी मोनार्क थे, पर उन्होंने सोचा कि नहीं, मोनार्की शासन सिर्फ पुराने जमाने की मोनार्की रहेगी तो उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि लोगों को तरीका पता चल गया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे हुआ वैसे और रिवॉल्यूशन लाएंगे तो हट भी सकता है। बट अब उन्होंने सोचा कि नहीं, तो उस तरह का नहीं लाएंगे, अब कंजर्वेटिव वाला लाएंगे, बट एक डिफरेंट कंजर्वेटिव लाएंगे कि हमें पुराना को भी मेंटेन रखना है और कुछ नए चीज़ों को भी उसमें जोड़ना है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव वाला पार्ट अब मैंने आपको समझा दिया। अब आपको इस पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि यहाँ पर नेपोलियन का रोल किस तरह से इम्पोर्टेंट था। अब नेपोलियन के रोल को नेपोलियनिक पीरियड का रोल किस तरह से इम्पोर्टेंट था, नेपोलियन के आने के टाइम के बाद का पीरियड कैसे इम्पोर्टेंट रहा, नेपोलियन हारा उस टाइम का पीरियड इस कंजर्वेटिव शासन को लाने में कैसे इम्पोर्टेंट रहा, वो जानते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुआ। अब ट्रीटी ऑफ वियना पे हम चले गए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसे बस इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर सकें उस चीज से सही से। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? 1815 में। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वियना ट्रीटी हुई। अब वियना ट्रीटी में आप लोगों का एक होमवर्क अब मैं आपको देता हूँ कि आप मुझे अगले क्लास में, अब अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये ट्रीटी ऑफ वियना में कौन कौन सी कंट्रीज थी जो कि मतलब फ्रांस के खिलाफ थी और ये ट्रीटी में पार्ट ली थी, और उन्हीं के चलते नेपोलियन हारा था। वाटरलू में जो वॉर हुआ था उसमें उन्हीं कंट्रीज के चलते नेपोलियन हारा था। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वो 4 कंट्रीज थे। ठीक है, और चारों यूरोपियन थे। अब आप बता सकते हैं कि वो चारों कौन होंगे। ठीक है, अब टू अंडो मोस्ट ऑफ द चेंजेस विच असर्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। अब आपको समझ में आएगा। देखिए, नेपोलियनिक टाइम में क्या होता है, नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिए थे, और कंजर्वेटिव तो कंजर्वेटिव रहेगा। अब कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करो, टेढ़ी की तो टेढ़ी रहेगी। उसी तरह से कंजर्वेटिव्स भले ये सोचते थे कि हमें नया लाना है, बट नया लाना है तो कैसे नया लाना है कि रुको थोड़ा आराम से थोड़ा मतलब थोड़ा करके कोई भी नया चीज़ इंक्लूड करते थे। ठीक है, और ये जो थे कंजर्वेटिव्स, लेकिन नेपोलियन जब आया तो उसने बहुत जल्दी बदलाव किए। अब उसने ऐसे बदलाव किए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में तो खूब फायदा हो रहा है, लोगों को खुद फायदा हो रहा है, बट ये जो मोनार्क्स थे उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। और पास के वो जो कंट्रीज थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी नेपोलियन के लाए हुए इस बदलाव के चलते। अब ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, अब अगर मान लीजिए कि आपका पड़ोसी देश है, अभी पाकिस्तान का ही हाल देखिए, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लोगों के लिए कितना अच्छा काम करी है, तो लोग भी खुश हैं उससे। पर वहीं पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में कितना आपको तो पता ही होगा। खैर मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, पर फिर भी पाकिस्तान का हाल तो आपको पता ही है। वहाँ के लोग इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉलिसीज़ उनके हिसाब से अच्छी है। अब जब दूसरे को आपका शासन अच्छा लग रहा है तो वो अपने यहाँ भी बोलेगा कि यही लाइए, पर क्योंकि उस गवर्नमेंट को खुद का स्वार्थ दिख रहा है, इसलिए वो यहाँ की गवर्नमेंट को सोचेगा कि किसी भी तरह हटवा दें ताकि मेरे यहाँ मेरी गवर्नमेंट बनी रह सके। समझे? तो ये ऐसा ही सेम टू सेम हुआ उन चारों जगहों पे भी। वो भी सोचते थे कि अगर नेपोलियन रह गया तो हमारा शासन जा सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को पहले नेपोलियनिक वॉर में यानी कि वाटरलू में बेसिकली नेपोलियन को हरा दिया था। ठीक है, 1815 में फिर एक ट्रीटी हुई थी, और ये सारी चीज़ें ये ट्रीटी में बेसिकली उन्होंने क्या किया था। तो इस ट्रीटी में सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जितने भी चेंजेस आए हैं सब आपको वापस लेने होंगे। पहले वाले टाइम पे आपको फिर से लगभग सारी चीज़ों को करना होगा। कुछ चीज़ें जो कि कंजर्वेटिव सोचे थे कि नहीं, एकदम बदलाव, एकदम पुराना वाला ही नहीं ले आना है, थोड़ा बहुत रहने देना, तो वही थोड़ा बहुत रहने दिया, बाकी सब चीज़ पुराना वाला ले आया।
अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक और चीज हुआ, एक बर्बन डायनेस्टी का नाम आपने सुना होगा 9th क्लास में, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 तो उसमें यह था कि वो जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। अब जब बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था तो वहाँ पे मोनार्की रहा नहीं था। अब जब मोनार्की रहा नहीं था तो कंजर्वेटिव शासन रह नहीं पाता। अब तो इन्होंने क्या किया, उसी को वापस ले आया, वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, यानी कि बर्बन डायनेस्टी को वापस से पावर पे ले आया, ठीक है। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड, मतलब कि फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज जीती थी नेपोलियन के पीरियड में, नेपोलियन के पीरियड में हमने पढ़ा था कि एक लाइट बियर्ड के तरफ से समझा गया था और फिर लाइट बियर्ड के तरफ से समझा गया था और फिर अलग अलग टेरिटरीज में उसने जाकर शासन किया था और उन्हें जीत कर लाया था। तो उसी उन सभी टेरिटरीज को वापस ले लिया गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। A series of states were established on the boundaries of France to check French expansion। अब क्या हुआ कि फ्रांस के जो बाउंड्रीज थी, फ्रांस जो था उसकी बाउंड्रीज जहाँ थी वहाँ पर छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए। स्टेट्स क्यों बनाए? स्टेट्स बनाने का कारण ये था कि देखिए अगर वो एक्सपैंड करे तो उसको पहले उन स्टेट्स को पार करना पड़े, तब जाकर ना वो अलग अलग कंट्रीज पे राज कर पाएगा आसपास की। तो इसीलिए वहाँ पर उन स्टेट्स को मतलब बनाया गया ताकि फ्रांस ज़्यादा एक्सपैंड ना कर सके उनकी बाउंड्रीज पे। अब देखिए क्योंकि अगर बाउंड्री पे मान लीजिए ये कोई फ्रांस की बाउंड्री है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऐसा स्टेट बना दिया, अब इसे फुल प्रोटेक्शन दे दिया। अब अगर मान लीजिए फ्रांस को इसके आगे इधर वाले पार्ट को जीतना है तो फ्रांस को पहले इसको हराना पड़ेगा, फिर जाकर वो इसको हरा पाएगा और जब तक वो यहाँ तक पहुंचेगा तब तक ये तैयार हो जाएगा और इसको हरा देगा। तो इसलिए किया गया था ताकि फ्रांस ज़्यादा एक्सपैंड ना कर पाए, क्योंकि पिछला बार देख ही लिया था हमने कि कैसे नेपोलियन के पीरियड में एक्सपैंड करते करते उन्होंने दूसरों का राज्य छीनना चालू कर लिया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कंजर्वेटिव्स डिजाइन डजंट लुक ओवर क्रिटिसिज्म। कंजर्वेटिव्स जो थे वो क्रिटिसिज्म पर मतलब क्रिटिसिज्म पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर ये है ना कि वो ट्राई करते थे कि कर्व कर दें वैसी एक्टिविटीज़ को जो उनके खिलाफ हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे उन्हें हम अपने अगले पॉइंट्स पे में पढ़ेंगे। दे ट्राई टू कर्व द एक्टिविटीज क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब वो क्या करते थे कि कर्व कर देते थे वैसी एक्टिविटीज को जिनके चलते ना उनके ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पे उंगली उठाई जा सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई टेलीविजन है, कोई टेलीविजन न्यूज़ चैनल है जिसपे कि उनकी बेइज्जती हो रही है तो उन्हें बंद करवा दिया जाता था सीधा, ठीक है। अब हम उसी सब चीज़ों को आगे भी पढ़ेंगे तो वही सारी चीज़ें हमें मिलेंगी कि सेंसरशिप लॉज आए ताकि वैसी न्यूज़ या फिर वैसे कोई भी चीज़ों का सर्कुलेशन वहाँ पे बंद करवा दिया गया, जिसके थ्रू फ्रांस में जो नई बर्बन डायनेस्टी की गवर्नमेंट, मोनार्कियल गवर्नमेंट फॉर्म की गई है, उसकी बेइज्जती ना की जा सके, उसके खिलाफ कुछ ना बोला जा सके, कोई क्वेश्चन ना किया जा सके। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। द लिबरल नेशनलिस्ट्स नाउ स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। अब जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो क्या किए ना कि क्रिटिसाइज करना शुरू किए इस कंजर्वेटिव ऑर्डर को। अब वो क्रिटिसाइज करना क्यों शुरू किया? अब देखिए, अब इससे क्या हो रहा था कि उनकी आज़ादी छीन रही थी। लिबरल लोगों को क्या चाहिए था कि आज़ादी चाहिए थी। लिबरल का मतलब ही फ्रीडम था, पर यहाँ पे क्या था कि उनकी फ्रीडम टू प्रेस की भावना को छीना जा रहा था। किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट की, किसी की नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट का तो राइट है कि गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करे तो उसे हम कम से कम न्यूज़ में दिखा सकें, प्रेस में दिखा सकें, पर उसका वो यहाँ अलाउड नहीं था। तो इसीलिए लिबरल लोग जो थे अब थोड़े मतलब गुस्सा होने लगे और क्रिटिसाइज करने लगे उसे। और फिर आगे चलकर जब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तब हमें उसमें ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे ये लोग अलग अलग सोसाइटीज़ बनाए। पहले तो ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, फिर अलग अलग सोसाइटी डेवलप होने लगी और उसके थ्रू ये लोग कंजर्वेटिव रिजाइम का को अपोज करना शुरू किए, ठीक है। तो चलिए, हमारा टॉपिक इसी के साथ ख़त्म होता है। हम अब अपने अगले टॉपिक पे मिलेंगे। सो
अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके साथ इस टॉपिक को पढ़ पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फोकस स्टडीज। बाय।